पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और शो के साथ हाजिर हैं और आज का शो बुनियादी तौर पे साइफ़र से मुताल्लिक है। वो सिफारती एक मुरासला होता है, केबल है जो कि सफ़ीर अपने ममालिक को भेजते हैं और गुज़श्ता साल यानी मार्च 27 मार्च 2022 से उसका बड़ा चर्चा रहा पाकिस्तान में। कुछ अरसे तक वो मामला ख़त्म हुआ, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान इस मामले ने फिर सर उठाया। वो इस तरह कि पहले अमरीकी दफ़्तर ख़ारजा की एक नायब वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि हमने डोनाल्ड लू, जो कि एक और वज़ीर ख़ारजा थे जिनके हवाले से ज़िक्र हुआ था उस मुरासले में, जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद साहब ने पाकिस्तान भेजा था। तो ताज़ा तरीन बयान में डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका कभी मुदाखलत नहीं करता दूसरों के मामलात में और हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं और ये कि हम इस मामले की पहले भी तरदीद कर चुके हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि असल में एक अमरीकी साजिश थी। अब इस मामले से इसी मामले पे फिर बुध के रोज़ ये कंट्रोवर्सी दोबारा उभर के सामने आई जब प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर इमरान खान के आज़म खान से मुताल्लिक एक बयान, एक एतराफ़ी बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा कि जी साइफ़र के हवाले से उन्होंने जो कॉपी थी वो वज़ीर आज़म को दे दी थी और वो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कॉपी गुम हो गई है। गर्ज़े के इस मामले ने एक बार फिर सर उठाया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना न्यूयॉर्क में मौजूद जहांगीर खटक साहब से बात की जाए। पहले भी उनके साथ हमने गुफ्तगू की पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खटक साहब। जी वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आपने सुन लिया, खुद भी खबरें फॉलो कर रहे होंगे। डोनाल्ड लू का जिक्र एक बार फिर आ गया, जो बकौल इमरान खान के पाकिस्तान की हुकूमत, उनकी हुकूमत को मतलब गिराना चाहता था, बिलवास्ता उनका ये मतलब था। और अब जो पाकिस्तान में इसी हवाले से नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाऊंगा जो कि एलिज़ाबेथ होस्ट एक ऑफिशियल हैं दफ्तर ख़ारजा की। उन्होंने कहा कि कभी इस किस्म की हमने मुदाखलत नहीं की। हम पहले भी डोनाल्ड लू के जो से मंसूब जो बयान था या उनके जो इरादे थे उसकी तरदीद कर चुके हैं। तरदीद तो अपनी एक तरफ, लेकिन अगर अमेरिका की बैरूनी ममालिक में मुदाखलत, फ़ौजी, सियासी, उसके असर नफूज़ का इस्तेमाल का ज़िक्र करें, उसको सामने रखें, तो फिर तो एक सुपर ताकत के तौर पे अमेरिका अगर ये इनकार कर दे, तरदीद कर दे कि हमने ये काम नहीं किया है, तो क्या बात यहाँ ख़त्म हो जाती है? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि क्या बात यहाँ ख़त्म होती है, शायद तारीख यहाँ से शुरू होती है या तारीख जारी रहती है। आपने जिक्र किया अमेरिका का और अमेरिका की जो हुकूमत है उसका बैरूनी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में रेजीम चेंज या हुकूमतों को गिराने के वाक़यात से ताल्लुक़, तो वो काफ़ी पुराना है। फॉरेन पॉलिसी एक अमेरिका का जरीदा है, उसने 2013 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल शाया किया था, जिसमें उनका कहना था कि अमेरिका ने 2013 तक दुनिया में 7 हुकूमतें गिराई थी। यानी पहली हुकूमत ईरान में 1953 में गिराई थी, दूसरी ग्वाटेमाला में 1954 में गिराई थी, तीसरी कॉन्गो में 1960 में गिराई थी, चौथी डोमिनिकन रिपब्लिक में 1961 में गिराई थी, साउथ वियतनाम में 1963 में गिराई थी, ब्राज़ील में 1964 में गिराई थी, चिले में 1973 में गिराई थी। ये वो हैं जो कि एक अमरीकी जरीदा जिसने कि पूरे वाक़यात को डॉक्यूमेंट भी किया कि किस तरीके से यहाँ पर हुकूमतें गिराई गई। और इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उस मज़मून के मुताबिक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बात ये भी है कि ये जो 7 वाक़यात हुए थे, इनमें अक्सरियत कोई 5 से ज़्यादा जो तख्ते उल्टाए गए थे, वहाँ पर उन ममालिक के फ़ौज मिलकर अमेरिका के साथ उन्होंने अपने यहाँ
हुकूमतों को गिराया। तो ये वाक़यात तो पुराने भी नहीं हैं और अमेरिका के लिए या अमेरिका से मंसूब नए भी नहीं हैं। हम ज़ाहिर है कि हमारे पास ना तो वो वसाइल हैं, ना हमारे पास वो ज़राए हैं कि जिसके ज़रिए हम ये बात साबित कर सकें कि जी अमेरिका इसमें शामिल था या नहीं था। और ना ही इस पर हम अगर कोई बहस करें भी तो मेरा ख़्याल है वो इनकन्क्लूसिव इसलिए रहेगी कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे पास वो मालूमात नहीं है। इसका तयन तारीख़ और हमारे हुक्मरान करेंगे। लेकिन अमेरिका इस पे हुक्मरान कर बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं जिसमें इन तमाम वो उस सीआईए की कार्रवाइयों का, उसकी जो सरगर्मियां थी उसका जिक्र है। किया गया है। वो तो अभी भी देखिए, अभी जो ये माइक पॉम्पियो की जो किताब आई है, मेरे साथ ये पीछे आपके नज़र भी आ रही होगी, इसमें भी उनका ज़िक्र है कि किस तरीके से यानी अमेरिका तो हर जगह अगर कहीं पे हुकूमतें बनाता है, कहीं पे गिराता है, कहीं पर जंगें रुकवाता है, जिस तरह इस माइक पॉम्पियो की इस किताब में उनका दावा है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है एक जंग 2019 में जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हालात थे, जंगी एटमी जंग का ख़तरा था और उन्होंने वो उस ख़तरे को कम किया या ख़त्म किया। तो ये इससे तो कोई यानी आप इस चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते। जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि देखिए, साइफ़र तो आया, पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाई, चाहे ये सच था या झूठ था। अमेरिका उसको डिनाई कर रहा है, अमेरिका डिनाई करता रहेगा, अमेरिका क्यों मानेगा कि हमने ये किया है? वो कभी भी नहीं कहेगा, वो मुसलसल डिनाई कर रहे हैं और पाकिस्तान में हमारे यहाँ भी अगर आप वैसे ही थोड़ा ज़रा अखबारात देखें उस वक़्त के 2022 के, तो मार्च में हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी जो कैबिनेट की जो स्पेशल कमेटी सिक्योरिटी जो है वो बैठी और उन्होंने कहा जी ये तो ठीक है। और उसके बाद फिर जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए फिर एक दफ़ा फिर बैठे और उस दफ़ा जब बैठे तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं है। यानी उस वक़्त भी माने कि ठीक है। और अगर अभी ये दोबारा तीसरी दफ़ा आते हैं, तो आप हमेशा से देखिए कि इनिशिएट किसने किया है, यानी इनिशिएट किस तरफ से हुआ है। इनिशिएट एक ऐसे शख्स से हुआ है जो कि ये तकरीबन 1 महीने से कुछ चंद दिनों से गायब थे। और उनके ख़ानदान ने एफआईआर्स भी दर्ज कराई, पता नहीं कहाँ हैं। और उसके बाद फिर ये अचानक खबर आती है जो कि अभी तक जो बयान है बाकायदा वो सामने तो नहीं आया, लेकिन जो हुकूमती ज़राए हैं या वो जर्नलिस्टिक माउथ पीसेस हैं जिनको कि हमारे मुक़्तदर इदारे और हमारी हुकूमत इस्तेमाल करती है अपनी बयानिए को बढ़ाने के लिए, तो उनके ज़रिए इस खबर को लीक किया गया। अभी आप देखिए कि इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी तो हुकूमत है। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान 2 हिस्सों को हो रहा है। अच्छा, इमरान खान मैं यही पूछ रहा था कि इस हवाले से इमरान खान का अपना एक बयानिया है, जबकि अमरीकी हुकूमत का अपना बयानिया था और अब हमारी हुकूमत इस वक्त जो है उसका अपना एक मौक़िफ़ है। अब उस तरफ आप जिस तरफ आ रहे हैं कि इसका नुकसान किसको हो रहा है, असल मसला ये है। बिल्कुल यही इसी की तरफ मैं आ रहा था कि देखिए हमेशा के लिए जब कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके हमेशा ये नहीं देखा जाता कि ये एक्शन तो हो गया, ज़ाहिर है हो गया, लेकिन इसका मकसद क्या है? कहीं पर अगर जंग शुरू होती है तो टेरिटरी को जिस तरह के रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसका एक मकसद था। या फिर कहीं पर कोई स्कैंडल निकलता है तो स्कैंडल जो है वो या तो एक अच्छी जर्नलिज़्म के ज़रिए निकलता है, जिस तरह के वाटरगेट स्कैंडल था, जहाँ पर के बॉब वुडवर्ड और उनके साथ एक और साथी ने मिलकर एक खबर ब्रेक की और एक सदर को घर जाना पड़ा। ये एक है। लेकिन एक वो है जिसको आप जो है खुद ही लीक करते हैं, यानी हुकूमत खुद एक कार्रवाई करती है और उसको जैसे कहते हैं स्टेज मैनेज्ड या स्टेज्ड एक एक प्रोग्राम लगता है कि किया गया और उसके नतीजे में जो बयान आया तो वो इसलिए भी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है कि एक शख्स के गुमशुदगी की एफआईआर है और उसी दौरान उसका बयान भी आ जाता है। तो मैं तो वकील नहीं हूँ और मेरा ख्याल है कि कोई वकील ही जवाब दे सकेगा कि अगर एक शख्स की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज है और वो अभी तक रिजॉल्व भी नहीं हुई है और उस दौरान उसका कोई बयान भी आ जाए तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? कोई है कानूनी अच्छा, हैसियत? हाँ, वो तो उसको छोड़ें, उसमें ये बताएं कि अब पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे इस तमाम मामले का क्या असर पड़ा? क्योंकि
असल मसला तो अब ये कि क्या इमरान खान ने इस साइफर को या इस केबल को सही तौर से या बुरे तरीके से हैंडल किया, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है, उससे कोई इनकार नहीं है। उसी सुपर पावर के जोम में ये अपने मफादात के लिए वो काम करते हैं जो अपने लिए अच्छा समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी कौमों के लिए भी ठीक हो। तो अब पाकिस्तान पे और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इस पे क्या असर पड़ा है इस तमाम मामले का? बहुत बुरा। मेरा ख्याल ये कि पहली बात तो ये कि देखिए, चाहे ये वाकया दुरुस्त हो, यानी हमेशा के लिए जब ये बड़े लीडर बैठते हैं या डिप्लोमेट्स बैठते हैं, तो वहाँ पर उनकी काफ़ी फ्रैंक और ओपन एंडेड कन्वर्सेशंस होती हैं। फिर उसके अंदर ज़ाहिर है कि डिप्लोमेट्स अपने पैगाम रसानी भी करते हैं। अगर आपको याद हो तो विकी लीक्स में हमारे एक बहुत बड़े लीडर जो कि इस वक्त पीडीएम के सरबराह भी हैं, उनकी भी खबरें आई थी। वो भी किसी डिप्लोमेट ने भेजी थी। तो उस पर तो ना कोई धरना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कहने का मेरा मकसद ये कि वो भी एक डिप्लोमेटिक स्टाफ ने वो खबर भेजी थी कि हमारे पास इस तरीके से साहब आए और उन्होंने बात की, उन्होंने ऑफर की। ऐसे ही और केबल्स गए होंगे जहां पर कि किसी ने थ्रेटन भी किया होगा। लेकिन क्या उसकी बुनियाद पर आप उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल, बयानिए के तौर पर इस्तेमाल करना मुनासिब है? मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान साहब से यकीनन ये गलती हुई है। अगर ये सच भी था तो इसको हैंडल करने के ज़्यादा बेहतर तरीके थे। फिर उसमें एक इमरान खान नहीं शामिल, उसमें तो उस वक़्त के हमारे फ़ौज के सरबराह भी शामिल हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान भी शामिल हैं, हमारे वो तमाम अफ़राद जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर्स हैं, वो तमाम इसके अंदर उतने ही बराबर के शामिल हैं, क्योंकि हमेशा के लिए ये फ़ैसले एक शख़्स नहीं करता, वो कमेटी करती है। अगर एक कमेटी, अगर अगर सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर ही ने कोई फ़ैसला करना होता तो कमेटी की क्या ज़रूरत थी? उसी और अगर कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को, उस वक्त के जो कायम मकाम सफीर थे, उनको बाकायदा एहतजाजी मुरासला भी हाथ में थमाया था आधी रात को बुला के। बिल्कुल, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ है कि हम लोग असल में अनफॉर्चुनेटली एक 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 इस्तिलाह है कि जिसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कोर्स, कि जिसमें हमारी जितनी भी क़यादत है, अपोज़िशन तो है ही नहीं, एक इमरान खान बचे में वो ही वो क्या कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी हैं, वो सारे के सारे एक शाख पे बैठे हुए हैं और उनमें से जो सबसे ताकतवर है उसने एक बड़ी आरी पकड़ी हुई है और उस शाख को काट रहा है खुद ही। और आखिर में होगा क्या? अनफॉर्चुनेटली ये मेरा खौफ है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता ये है कि अल्टीमेटली होगा ये कि शाख गिरेगी। शाख गिरेगी, उससे निज़ाम को भी नुकसान होगा। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को तो छोड़ें, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। देखिए पाकिस्तान, आप एक चीज़ देखिए कि दुनिया में हम लोगों ने अपनी वक़्त को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इस किस्म के वाक़यात के ज़रिए। चाहे जिसमें कि एक शख्स को आपने सिंगल आउट करके उस पे आप जो भी मुकदमे कर दें, तो क्या आप तारीख को मिटा देंगे कि हर जो मौरख बैठा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, वो ये नहीं देख रहा कि ये फैसला तो एक बंदे का नहीं था, ये बाकी कहाँ गए? तो आपने अगर एक बंदे को टारगेट किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी इंटेंशंस थी, आपने इसको इस्तेमाल किया। तो क्या इसका ये भी कहा जाए कि ये स्टेज मैनेज था? क्या आपने एक बंदे को, यानी उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया है कि आपने इसको नीचे लाना है और ये तरीका इस्तेमाल किया गया? तो ये तमाम बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो यकीनन, जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया, कि किताबों में भी आएँगी और ये राज़ शायद अमेरिका ही से खुले हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के जो ईरान में हुकूमत गिराई गई थी 1953 में, तो जब वो सीआईए के डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफ़ाई हुए थे, उसके बाद फिर वो मालूमात सामने आई। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की कोई ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन अमेरिका और दूसरे ममालिक में यकीनन कहीं न कहीं आएँगी, किताबों में भी इसका ज़िक्र होगा। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पाकिस्तान को इस किस्म की चीज़ों में उलझा कर पाकिस्तान को मज़ीद पीछे धकेला जा रहा है और ये कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं धकेल रही, ये हमारे अंदरूनी अनासिर हैं, हमारे अपने ज़ुअमा और जो बड़े कायदीन जो अपने आप को समझते हैं ताकतवर अफ़राद, वो कोशिश कर, उनका ये ख़्याल है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह कहा, ये जो सबसे ताकतवर है उसने सबसे बड़ी आरी पकड़ी हुई है और जिस शाख पे सारे बैठे हुए हैं, एक ही शाख पे सारे बैठे हुए हैं और उसको काट रहे हैं और ये नीचे गिरेगी। और अच्छा, उस उसमें उसमें साथ एंगल, उसमें एक ज़ाविया उसको ये दिया गया, जो ज़्यादातर ज़ोर था, तो ज़्यादातर टीवी के शो में जो डिस्कशंस थी,
वो ये कि साबिक वज़ीर आज़म से साइफ़र की कॉपी गुम हो गई, या उनका कहना है कि उनसे गुम हो गई। तो बड़ी एक मज़हक़-ख़ेज़ सी सूरत हाल ये पैदा हुई। आपने भी फ़ॉलो किया होगा कि उस साइफ़र की कॉपी जीएचक्यू में भी जाती है, ख़ास तौर पे इस नौइयत का जो साइफ़र होता है या मरासला होता है, पड़ी हुई वो है। और असल जो होती है वो ग़ालिबन दफ़्तर ख़ारजा में जो जी हाँ। मसला पड़ा होता है, और उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक़्त पड़ी हुई है। तो इस पे भी हमने इस तवज्जो दिलाई है सुप्रीम कोर्ट की भी कि आप, क्योंकि आपके पास पहले से एक दस्तावेज़ मौजूद है, उसकी बुनियाद पे आप बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन कर लें। अब देखें, इसकी वजह से पाकिस्तान की, जैसे आपने कहा, जगहंसाई बहुत हो रही है। अब एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ दहाइयों से पाकिस्तान और भारत का ज़िक्र इकट्ठे होता रहा है। लेकिन वो जो इकट्ठे का भी ज़िक्र होता था कि जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वर ट्रीटेड एट अ पार, वो अब फ़र्क जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बराबरी नहीं है, बल्कि भारत कहीं और पहुँच गया है, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। तो जो भारत ने भी, या वहाँ उसकी जो लॉबी है, आप समझ अमेरिका में, उसने भी क्या इससे फ़ायदा उठाया है? देखिए इम्तियाज़ साहब, एक चीज़ ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि लॉबी एक चीज़ है जो कि रियासतें करती हैं। हर रियासत का हक है, पाकिस्तान का भी हक है, भारत का भी हक है, दुनिया के हर मुल्क का हक है कि वो दूसरे मुल्क में अपने मफादात को बढ़ावा देने के लिए, उनको महफूज करने के लिए सिफारतकारी इस्तेमाल करे, या अगर लीगली वहाँ पर लॉबिंग की इजाज़त भी हो जिस तरह अमेरिका में है, तो उसको भी इस्तेमाल करे। इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन ये सिर्फ लॉबिंग से नहीं होता। अगर सिर्फ लॉबिंग से होता तो फिर तो चाहिए था कि अरब ममालिक के चंद ममालिक में उनके जो यहाँ पर अमेरिका में बहुत बदनाम है, बावजूद इसके कि उनके लॉबिस्ट तो बड़ा पैसा लगाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनका वो पब्लिक इमेज नहीं है। वजह यह है कि उनकी कोई सॉफ्ट पावर कहीं नज़र नहीं आ रही। जो इंडियन का आपने जिक्र किया अमेरिका में, जो मुशाहिदा मेरा है वो ये है कि देखिए, यहाँ पर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक इंडियन कम्युनिटी बहैसियत कम्युनिटी, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात भी आपके गोशगुजार करूँगा, और दूसरा सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर आखिर है क्या चीज़? इंडिया की सॉफ्ट पावर है क्या चीज़? यानी अगर आप इसको ह्यूमन रिलेशंस में देखें तो सॉफ्ट पावर जो है बेसिकली इट्स पावर ऑफ अट्रैक्शन। आपकी सॉफ्ट पावर क्या है? आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर उसके अंदर 3 बड़े एलिमेंट्स होते हैं सॉफ्ट पावर के अंदर। एक होता है कल्चरल अपील, कि वो अपनी कल्चर को जो है वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं, दिखाते हैं, शेयर करते हैं। ड्रामा के ज़रिए, फ़िल्म के ज़रिए, आर्ट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीकों से लिखने वाले जो लिखारी हैं उनके ज़रिए से। फिर पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ये भी उसके अंदर आते हैं कि उस मुल्क के अंदर अपनी पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसका सियासी महल्लात में जो सियासी कॉरिडोर्स हैं, वहाँ पे उसका मुज़ाहरा आप कैसे देखते हैं? मैं किस तरह आपको लोगों को बताएँगे कि ये फ़र्क क्यों बढ़ गया है? देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि आप, अगर आपका ताल्लुक ऐसे मुल्क से हो कि जहाँ पर ये जो मैंने आपको सॉफ्ट पावर के एलिमेंट्स का ज़िक्र किया वो हैं ही नहीं सिरे से, तो उनको एक्स्ट्रा काम करना होगा, एक्स्ट्रा पैसा भी लगाना होगा, फिर कहीं जाकर जगह बनाएँगे। लेकिन अगर एक ऐसी कम्युनिटी जिसके पास ये तमाम एलिमेंट्स किसी न किसी हद तक मौजूद हैं, तो वो वहाँ पर अपने लिए ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। अब इंडियन कम्युनिटी के बारे में आइए देखिए। 1911 में यूएस कांग्रेस ने एक रिपोर्ट शाया की, और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो उस वक़्त अमेरिका में जितने इमिग्रेंट्स आए हुए थे, तो उनका उन्होंने एक जायज़ा लिया, और उसमें जो इंडिया से आई हुई कम्युनिटी थी, उसका ख़ुसूसी तौर पर स्पेशली हिंदूज़ का ज़िक्र उसमें हुआ कि जी ये जो है लीस्ट डिज़ायरेबल इमिग्रेंट्स हैं। अच्छा, ये 1911 में, ये यूएस कांग्रेस की वो एक अमलन ये कॉन्ग्रेशनल कहा अमलन ये कहा कि नापसंदीदा लोग हैं। नापसंदीदा अफ़राद में आते थे, ठीक है? अब फ़ास्ट फॉरवर्ड आ जाएँ 2023 में। अ आज अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन है वो 4.5, कोई कहता है 4.5 मिलियन है, कोई कहता है 4.7 मिलियन है। अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स मिला लें तो शायद 4.7 मिलियन तक भी हो। और फिर आप ये देखिए कि आज से 2013 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सिर्फ एक इंडियन था, यानी एक इंडियन ओरिजिन मेंबर था।
और इसी तरह तकरीबन कोई 10 ऐसे मेंबरान थे जो कि मुख्तलिफ स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो है इलेक्ट हुए थे। कोई भी सेनेट में नहीं था, कोई भी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ा था, कोई भी कुछ इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ था। 2023 में जो इस वक़्त की कांग्रेस है, उसके अंदर 5 4 इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, जो और कुछ कहते हैं कि 5 हैं, कुछ कहते हैं मेरी लीनिएज वहाँ से मिलती चलिए है। जितने भी हैं 4-5 हैं, उसके अलावा और बहुत सारे जगहों पे भी उनकी हाँ, नुमाइंदगी है। और स्टेट लेजिस्लेचर्स में 50 उनके नुमाइंदे। अच्छा। इसी तरह जो सिलिकॉन वैली है, वहाँ पर कम से कम 20 बड़ी कंपनीज़ के जो सरबराहान हैं, सीईओज़ हैं, वो जो हैं इंडियन अमेरिकन्स हैं, जिसमें के 5 बड़े नाम जिस तरह के गूगल का सरबराह इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सरबराह इंडियन है, एडोबी का सरबराह इंडियन है, लाइक देयर आर वेरी बिग नेम्स जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो कम्युनिटी का कैपिटल है, वो उन्होंने सियासत में काफ़ी डाला है और उसकी वजह से वो हुकूमत में ऐसे आए कि सबसे पहले इंडियन अमेरिकन को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने वाला रोनाल्ड रेगन था। उसने अपॉइंटमेंट पहली की थी और अगर हम लास्ट 3 प्रेसिडेंट्स को देखें तो ओबामा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें 40 इंडियन अमेरिकन्स थे। फिर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में 80 इंडियन अमेरिकन्स थे टॉप अच्छा, पोजीशंस में। डबल हो और गए। की एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है 130 इंडियन अमेरिकन है, 130। बाइडेन का स्पीच राइटर जो है वो एक इंडियन अमेरिकन है। जी। इसी तरह जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी टॉप पोजीशंस में कम से कम 2 बैठे हुए हैं, कम से कम 3 अफराद और सीनियर पोजीशंस में व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं। उनके मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान जो है वो इंडियन अमेरिकन हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लास्ट 2 गवर्नर जो हैं बॉबी जिंडल और निक्की हेली, लुजियाना और साउथ कैरोलिना के गवर्नर्स इंडियन अमेरिकन। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर 2 इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट्स हैं, यानी एक निक्की हेली है जो लड़ रही हैं और दूसरा विवेक रामास्वामी, ये एक और बिजनेसमैन है। 2 इंडियन अमेरिकन लड़ रहे हैं इलेक्शन, जबकि तीसरी पॉसिबली लड़ सकती हैं, यानी जो कैमला हैरिस जो हैं, शायद वो भी अलग मौजूदा नायब सदर जो हैं। नायब सदर जो हैं वो, और अगर ना भी करें तो वो हो सकता है बाइडेन उनको अपने साथ जो है रनिंग मेट बना लें। तो जी। कहने का मेरा मकसद ये कि उसकी वजह से उन्होंने जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं वहां पर उन्होंने अपनी इतनी स्पेस बना ली कि जहां पर वो बयानियां जो कि मैं और आप चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसा मुल्क जो कि अमेरिका के साथ हमेशा खड़ा रहा है, अमेरिका के साथ उसका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, चाहे उसको आप किसी भी वो केमिस्ट्री उसकी कोई भी हो, लेकिन ताल्लुक रहा है, बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो अभी ये बायलैट बताइए जो मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है इसमें जिस अंदाज़ से भारत का असर-ओ-नफूज़ बढ़ा, पाकिस्तान की बदनामी हुई, बल्कि इस एंगल से देखें कि जो भारत की सॉफ्ट पावर के नतीजे में जिस तरह बाइडेन इंतज़ामिया में आपके बकौल 130-40 लोग मुख्तलिफ करीबी कलीदी पोज़ीशंस में आ गए हैं, इससे पाकिस्तान की जो मुक़्तदर हल्के हैं उसकी क़यादत है, उसके लिए सबक क्या है? सबक ये है कि पहले अपने घर को ठीक करें। देखिए, पाकिस्तान जब अमेरिका के पास आता है और कहता है कि खुदा के लिए हमें आईएमएफ से कर्जा दिलवाओ, तो पाकिस्तान की पोजीशन पहले ही वीक हो गई है, कंप्रोमाइज्ड है पाकिस्तान। लिहाजा अगर आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाएंगे, जमहूरियत को लाएंगे, वो रिवायात, वो अक़दार जो हमारे मुआशरे का हमेशा से हिस्सा रही थी, जो अभी और जिस तरह वो सक की जा रही हैं, हमारी सोसाइटी से वो निकाली जा रही हैं, ये वाक़यात अगर नहीं रुकेंगे तो उससे तो फिर ज़ाहिर है कि सबक ये है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर। आप गवर्नेंस को ठीक करें, डेमोक्रेसी को लाएं और जो 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 एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है जिस पर हर शख्स पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठा उँगलियां उठा रहा है, चाहे ये दुरुस्त हो या गलत हो, ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है कि वो इन तमाम चीज़ों को गलत साबित करे। अभी तक तो वो साबित करने में नाकाम रहे, क्योंकि हर अभी तो आप देखिए कि हम लोग जो सिटिंग जनरल्स हैं उनकी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सुनी है। सिर्फ मार्शल लॉ के दौर में हमने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि कोई जनरल जो है वो यूनिफॉर्म में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और फिर हमने अभी जो हमारे आईएसआई के चीफ हैं
इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ जो ISPR के थे, उनकी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उनकी वजह कोई भी हो, चाहे वो जितनी भी जायज़ हो, लेकिन जो दुनिया को मैसेज जा रहा है, यानी पाकिस्तानियों के मैसेज को छोड़ दें, पाकिस्तानियों को तो मैसेज मिल गया। मैसेज क्या, पाकिस्तानियों को सबक भी मिल गया। जो दुनिया को नज़र आ रहा है, वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आप ये बताइए कि क्या दुनिया में बैठा वो शख्स जो कि अमेरिका में लोगों को ये बात या ये वादा लेकर या देकर वोट ले रहा है कि जनाब मैं दुनिया में जमहूरियत फैलाऊंगा, क्या वो अपने आप को कभी ऐसे लोगों से एसोसिएट करना पसंद करेगा कि जिनके हाथ यानी उन पर इल्ज़ाम हो, कत्ल का भी इल्ज़ाम हो, हर किस्म के रिप्रेशन का इल्ज़ाम हो, चाहे वो गलत भी हो, लेकिन इल्ज़ाम हो, क्या वो उनके साथ एसोसिएट कर उनके साथ तो तस्वीर भी बनाना नहीं पसंद करेंगे? बिल्कुल, बुनियादी तौर पे जो जमहूरी मुआशरे हैं, चाहे अब इंडिया को देख लें, अमेरिका को देख बरतानिया को देख लें, वहाँ के फ़ौज के सरबराह या जो जर्नैल हैं मुख्तलिफ़ इदारों के, वो कभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं करते। करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि सबक ये है कि यहाँ से सिग्नल पाकिस्तान से जाना चाहिए, वो है जमहूरियत का, जमहूरी तर्ज़ अमल का और एक इंक्लूसिव अंदाज़ का। ये नहीं हो सकता कि जो आप टेलीविज़न पे आएँ, इल्ज़ामात लगाएँ, उसकी बुनियाद पे लोगों पे मुकदमे चलाए जाएँ, जो कि इस वक्त एक तासुर बना हुआ है। मुझे यकीन है कि अमेरिका में बैठ के लोगों को भी मालूम तो हो रहा है कि किस अंदाज़ में सियासी मामलात को चलाया जा रहा है या किस तरह सियासी मामलात को कानूनी अंदाज़ दे के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो आपका आज के हमारे इंटरव्यू का टेक अवे है कि पाकिस्तान एक शाख की मानंद है जिसके ऊपर तमाम क़यादत बैठी हुई है और वो क़यादत में कभी दाएं और कई बाएं तरफ बैठे हुए लोगों के हाथों में आरी भी है और उसी आरी से उस शाख को काटा जा रहा है, जिसका लामहला नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपसे इंशाल्लाह फिर राब्ता रहेगा।